हेलो फ्रेंड्स, और सब ठीक ठाक। दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में हम आज गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्व को पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, कि कोई वस्तु जो धरातल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वो कैसे पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक, एक इनकी किताब है प्रिंसिपिया, आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स या प्रिंसिपिया। इनकी एक किताब है प्रिंसिपिया। इस किताब में इन्होंने यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं। प्रिंसिपिया किताब में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो उनके द्रव्यमान यानी कि मास के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे मान लिया ये दो कोई बॉडी है, दो पिंड है, इनके जो बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल यानी कि एक दूसरे को जो अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है यानी कि ग्रेविटेशन कहा जाता है। मान लिया कि ये कोई एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दो कोई वस्तु है। मान लिया इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनकी बीच की दूरी r है, इनकी बीच की दूरी r है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो r है। अब जानते हैं जो इनके जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल लगता है वह द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है, तथा दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर के। अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो ये इस प्रकार बनेगी कि F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ जो ये G है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स का कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है इस G को। इस G का मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन होता है। इसका मान किसका? इस G का मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन का लगता है। ये जो 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन है, यानी कि ये इतना कमजोर बल होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण होता है, ये एक कमजोर बल होता है। क्यों? क्योंकि इसका मान देखे 10 की पावर माइनस का 11 रखा गया है। इसका मान 10 की पावर माइनस का 11 रखा गया है वैल्यू इसकी। तो एक कमजोर बल होता है यानी कि बहुत ही कम होता है, यानी कि इसका प्रभाव आम जीवन में दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ब्रह्मांड में बड़े बड़े खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, उनके बीच में ये बहुत ही ताकतवर बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके कारण प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने केंद्र की ओर चक्कर काटते हैं और संतुलन की स्थिति बना के रखते हैं। जैसे तारे अपनी गैलेक्सी के चक्कर काटते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, तथा पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है, यानी कि प्रत्येक ग्रह का जो उपग्रह जो चक्कर काटता है इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण काटता है।
और संतुलन की स्थिति बनाए रखता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है यही आवश्यक अभिकेंद्र बल इन्हें प्रदान करता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो अपने केंद्र की ओर जो दिशा निर्धारित कर रही है, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त हो रहा है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन होता है। आम जीवन में इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, इतना कम इसका फोर्स होता है। यानी कि ये कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल होता है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है? ताकतवर बल, कमजोर बल, प्रबल कमजोर बल, इसी तरह के इनमें से कोई नहीं। है सवाल आया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है। तो गुरुत्वाकर्षण एक वीक फोर्स है, यानी कि कमजोर बल होता है। तो आपने जाना कि F बराबर होता है G(m1m2/r²। ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का मान यानी कि G का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसे G का मान अगर सारा इधर वैल्यू पुट कर दी जाए, रख दी जाए, तो यहाँ पर G का मात्रक निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी क्या होती है। ये जो ग्रेविटी होती है ये गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण होता है। ये जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व होती है ये गुरुत्वाकर्षण का ही एक एग्जाम्पल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। लेकिन अगर इन दो वस्तुओं में एक पृथ्वी हो, एक अर्थ हो, तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, यानी कि पृथ्वी पर अपनी ओर यानी कि केंद्र की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है या गुरुत्व बल कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ से जमीन से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वह जिस वेग से जाएगी वो जहाँ शून्य होगा, वेलोसिटी जहाँ पर शून्य होगा वहाँ से नीचे की ओर आने लगेगी और ज़्यादा स्पीड पर धरती पे जा गिरेगी। यानी कि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि इसी गुरुत्व के कारण। तो गुरुत्व क्या हो गया? गुरुत्व एक आकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण होता है। किसी पिंड को या किसी वस्तु को, किसी बॉडी को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, भाई एक बल नीचे की ओर लग रहा है ना, कोई बल यानी कि जिस द्रव्यमान की कोई, जिस मास की कोई, जिस वजन की कोई वस्तु है उसे अपनी ओर की खींच रही है, उसे ही अपनी पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, उसे ही ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्व कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु, मान लिया कोई 1 किलोग्राम की वस्तु ऊपर की ओर फेंकी, तो वो जो 1 किलोग्राम का जो नीचे की ओर अपनी ओर को आकर्षित कर रहा है, यानी कि भार जो लग रहा है उस पर जो बल यानी कि भार लग रहा है, वेट लग रहा है, उस बल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो बल नीचे की ओर खींच रहा है वो इस गुरुत्व के बराबर होता है। अब भार क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो W बराबर mg यानी कि इसे ही गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसे ही गुरुत्व बल या भार कहा जाता है। यानी कि ये जो भार होता है ये गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो W हो गया, W बराबर mg यानी कि ये गुरुत्व बल हो गया। तो कोई वस्तु जो धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई है, जब नीचे से किसी इनिशियल वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग से इसे ऊपर की ओर फेंका गया, तो ऊपर की ओर फेंकने से एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर इसका वेलोसिटी शून्य हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी शून्य होने से नीचे की ओर आएगी, यानी कि इसमें नीचे की ओर वृद्धि होगी। इसके जो वेग है यानी कि स्पीड में वृद्धि होगी, इसके वेट के कारण, इसके द्रव्यमान के कारण, इसके भार के कारण इसमें क्या होगी? वेग परिवर्तन होगा, यानी कि त्वरण उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, ऊपर नीचे गति कर रही है, तो इसमें गुरुत्व त्वरण होगा।
गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी होगा, स्मॉल जी होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है। ये जो गुरुत्व त्वरण जी होता है इसे ही गुरुत्व बल कहते हैं, इसे ही गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं या गुरुत्व त्वरण कहते हैं या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये जो ऊपर की ओर फेंकी गई तो इसमें एक गुरुत्व त्वरण जी होगा। इस गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो जी का मान है ये 45 डिग्री अक्षांश यानी कि 45 डिग्री लैटिट्यूड तथा सी लेवल यानी कि समुद्र लेवल पर जी का मान निकाला गया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कंपटीशन में आता है कि गुरुत्व त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे 45 डिग्री लैटिट्यूड तथा समुद्र लेवल यानी कि सी लेवल पर निकाला गया है। तो ये जो गुरुत्व त्वरण होता है इसी के कारण, इसी गुरुत्व त्वरण के कारण कोई भी वस्तु पूरी यूनिवर्स में, पूरी यानी कि पूरे ब्रह्मांड में इसी के कारण उसका भार बदलता है, इसी का भार बदलता है इसी गुरुत्व त्वरण के कारण। यानी कि वेट में चेंजिंग आती रहती है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है, वस्तु का द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि उसका आकार, यानी कि ये जो बाल्टी है ना, इस बाल्टी को आप कहीं भी ले जाओ, चाहे आकाश में या किसी ग्रह उपग्रह पर कहीं ले जाओ, ये बाल्टी ज्यों की त्यों रहेगी। इसका जो भार है, वजन है, इस बाल्टी का वजन 2 किलो 5 किलो ये घट बढ़ जाएगा इसी गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जो जी का मान है इस बाल्टी के या इस वस्तु के आकार पर, यानी कि इसका आकार कैसा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, इसका रूप कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता। आया हुआ सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु के आकार, रूप तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता गुरुत्व त्वरण। इसका मात्रक, गुरुत्व त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का किसी भी, मतलब चाहे आकार में किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, इस पर जी का मान निर्भर नहीं करता, केवल करता है तो उसके भार पर, उसके वेट पर निर्भर करता है। यानी कि चाहे किसी वस्तु कोई पहाड़ जितनी बड़ी हो या कोई 10 ग्राम जितनी बड़ी हो, उस पर निर्भर नहीं करता, केवल उसके भार यानी कि वेट पर निर्भर करता है गुरुत्व यानी कि गुरुत्व त्वरण। तो जी का मान में परिवर्तन, जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन आता है? एक तो पृथ्वी के आकार पर, पृथ्वी के आकार पर किस प्रकार, क्यों, ये पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गई, पृथ्वी। ये जो पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है, ध्रुवों पर यानी कि चपटी होती है, तो ये पूरी तरीके से गोल ना होकर ध्रुवों पर चपटी होती है। दूसरी बात, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के, अपने केंद्र के चारों ओर घूम रही है, इससे जी के मान में परिवर्तन होता है, इससे जी के मान में परिवर्तन होता है। क्यों? पृथ्वी के घूमने से, पृथ्वी के घूर्णन करने से, जो इसकी जो रोटेटरी मोशन होती है, घूर्णन गति होती है, उसके कारण जी के मान में परिवर्तन होता है। यानी कि ये जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, फिर यहां पर देखिए इसकी जो दूरी है, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा है, जबकि ध्रुवों पर कम है। ये देखो ध्रुवों पर कम है,
तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान न्यूनतम यानी कि कम होता है, मिनिमम होता है, और ध्रुवों यानी कि पोल्स पर मैक्सिमम होता है। तो ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने की स्थिति में है। पृथ्वी तल से ऊपर चले जाए, पृथ्वी के तल से ऊपर चले जाए या पृथ्वी के तल से नीचे चले जाए, गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, गुरुत्व त्वरण का मान कम होता है। तो कंपटीशन में काफी बार आया हुआ है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या फर्क पड़ता है, नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ता है। विषुवत रेखा पर, यहां पर विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा दूरी इसको काटनी पड़ती है, घूमना पड़ता है, और पोल्स पर कम होता है क्योंकि पोल्स पर चपटी होती है पृथ्वी। तो जी पर, जी का मान पोल्स यानी कि ध्रुवों पर तो अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, और यहां पर अधिकतम होता है। इसी प्रकार यदि यहां पर ध्रुवों पर अधिकतम है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, यदि यहां से विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाया जाए तो जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जा रहे हैं। यदि ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तरफ यानी कि इक्वेटर लाइन की तरफ आते हैं तो जी का मान कम होता जाता है। मान लिया किसी व्यक्ति ने इक्वेटर लाइन पर विषुवत रेखा के जो आसपास रहते हैं उन्होंने सोना खरीदा, गोल्ड खरीदा और ध्रुवों पर बेचा, ध्रुवों पर बेच दिया, तो सोने का जो आकार है, जो उसका मास है, द्रव्यमान है, वो तो जी का त्यों रहेगा, लेकिन उसका वेट बढ़ जाएगा, उन्हें फायदा हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। तो विषुवत रेखा से इक्वेटर लाइन से या भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति, पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है यानी कि पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है और गुरुत्व त्वरण हो गया, इनमें उल्टा अनुपात होता है। यानी कि गुरुत्व त्वरण तथा घूर्णन गति इन दोनों में उल्टा संबंध होता है, दोनों में। यदि घूर्णन गति बढ़ेगी, यदि घूर्णन गति बढ़ती है तो गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, यदि घूर्णन गति कम होती है तो गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने से और घटने से, यदि पृथ्वी अपनी मौजूदा गति से, अपनी मौजूदा घूर्णन गति से 17% स्टैंडर्ड वैल्यू है 17% बढ़ जाए, घूर्णन गति से 17% बढ़ जाए, तो जो विषुवत रेखा पर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका जो भार होगा, जो स्थिति होगी वो शून्य होगी, यानी कि भारहीन हो जाएंगे, वे भारहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्व त्वरण घट रहा है, यानी कि भार में कमी आ रही है, यानी कि वेट में कमी आ रही है। इसलिए अगर 17% पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर रहने वाले आदमी भारहीनता यानी कि शून्य की स्थिति में अपने आप को जानेंगे, यानी कि उन्हें अपने वेट का एहसास नहीं होगा विषुवत रेखा पर रहने वाले को। इसी प्रकार पृथ्वी के केंद्र में जब कोई आदमी किसी वस्तु के अंदर प्रवेश करता है, किसी ग्रह के या उपग्रह के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे अपनी स्थिति भारहीनता में नजर आती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो उसे अपनी स्थिति भारहीनता यानी कि शून्य प्रतीत होती है पृथ्वी के केंद्र पर, या न्यूनतम, कम से कम या शून्य अपनी स्थिति नजर आती है। अब चंद्रमा पर
चंद्रमा पर क्या स्थिति है गुरुत्व त्वरण के बारे में? जो चंद्रमा का जो गुरुत्व त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वो 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। उस आदमी का आकार यानी कि द्रव्यमान तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन उसका भार 10 किलोग्राम ही रह जाएगा चंद्रमा पर। जबकि सूर्य पर यह स्थिति अलग है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 28 गुना होता है। यानी कि कोई भी वस्तु 28 गुनी हो जाएगी अपने आप जाकर सूर्य पर। तो ये चंद्रमा की और सूर्य की स्थिति हो गई। तो ये जो जी के मान में परिवर्तन है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, आकाश में, अंतरिक्ष में गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है गुरुत्व त्वरण का मान। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से घटने से ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में, चंद्रमा पर ये आते हैं क्वेश्चन, कई फेरी आए हुए हैं। अब जानते हैं लिफ्ट वाले सवाल। ये जो लिफ्ट वाले सवाल हैं ये काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब जानते हैं, जब कोई लिफ्ट, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, जो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, उस लिफ्ट की बात करता हूं जो आमतौर पर हॉस्पिटल में किसी वजन को ऊपर ढोने में या ऊपर से नीचे लाने में जो उपयोग की जाती है उसे लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। जब कोई लिफ्ट पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाती है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाती है, तो जो लिफ्ट में जो आदमी खड़ा है या कोई वजन रखा है, जब धरातल से ऊपर की ओर जाती है तो किसी व्यक्ति को अपना भार ज्यादा यानी कि अधिक, अपना भार अधिक महसूस होता है, अधिक महसूस होता है। लेकिन जहां पर वह रुकती है, जहां पर जैसे ही रुकी वहां पर जो पिंड, जो लिफ्ट में जो बॉडी है यानी कि जो पिंड या वस्तु या कोई आदमी है, वहां पर कम, उसको अपना भार कम प्रतीत होगा। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी व्यक्ति को अपना भार ज्यादा नजर आएगा और जहां पर रुकेगी वहां पर कम प्रतीत होगा। अब दूसरा है पृथ्वी की सतह से नीचे। ये जो पृथ्वी की सतह है इससे नीचे जाने पर, यानी कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर किसी व्यक्ति को अपना भार कम नजर आएगा, किसी व्यक्ति को अपना भार कम नजर आएगा। जब वो पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, जमीन है, जमीन से नीचे की ओर जाएगा तो कम प्रतीत होगा। लेकिन जहां पर ये लिफ्ट रुकेगी, जैसे ही रुकी एकदम, फिर व्यक्ति को अपना भार यानी कि वेट कम महसूस होता है। अब अगला, समान वेग से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेग से जब कोई लिफ्ट ऊपर नीचे गति करती है तो उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक समान वेग है। जब हमने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में बताया था, त्वरण की डेफिनेशन में, कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण 0 होता है। वो स्थिति यहाँ है। तो जब एक समान वेग से कोई वस्तु गति करती है तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 0 होगा। कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। तो लिफ्ट पर कोई, मतलब जो अंदर भार रखा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है, यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तथा लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तथा लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो इतनी तेजी से आएगी कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलने का उसका वजन है कितना, यानी कि उसके गुरुत्व त्वरण 0 होगा, यानी कि उसकी स्थिति भारहीनता की स्थिति होगी।
यानी कि उसे अपने वजन का महसूस, यानी कि उसका वजन कम यानी कि शून्य होगा, भारहीनता की स्थिति होगी। जब किसी लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि लिफ्ट के नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से ज्यादा हो जाए, यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से ज्यादा हो जाए, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से ज्यादा हो जाएगा तो जो रखा पिंड है एकदम छत में नहीं जा लगेगा वो उसके, या तो आमसी परिभाषा की जब उसका त्वरण इधर ज्यादा होगा और गुरुत्व त्वरण का मान कम होगा तो वो तो अपने आप ही जा छत पर जा लगेगी। अगला है यानी कि लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत में जा लगेगा। अगला है अब भार में किस प्रकार कमी आती है। आपको जो भार बताया है यहां से विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ जाने पर तथा पोल से विषुवत रेखा की तरफ आने पर भार में क्या चेंजिंग आता है गुरुत्व त्वरण के अकॉर्डिंग। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भार बढ़ता है, वेट बढ़ता है, जबकि विषुवत रेखा से जबकि पोल्स यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर भार घटता है, वेट घटता है। वस्तु का भार इक्वेटर तथा पोल्स पर यानी कि विषुवत रेखा पर तो कम होता है और मिनिमम होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। पृथ्वी की कक्षा में मैं आपको बताया जब कोई किसी भी बॉडी जो खगोलीय पिंड है उस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उस अपनी स्थिति भारहीनता यानी कि शून्य यानी कि मिनिमम की स्थिति अपने आप को लगती है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण किसी भी व्यक्ति का भारहीनता की स्थिति होगी यानी कि शून्य की स्थिति होगी, उसे पता ही नहीं चलने का तेरे में वजन है भी या नहीं। पृथ्वी के केंद्र में इसी प्रकार चंद्रमा पर आपको बताया कि 1/6 होता है, 1/6 होता है, यानी कि जो धरती पर 60 किलोग्राम का है वो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम का हो जाएगा। सूर्य पर वही 28 गुना भार हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान वेग से 17 गुना तेजी से चलना शुरू कर दे तो स्थिति भारहीनता यानी कि शून्य की वेट लॉस की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान घट रहा है घूर्णन गति बढ़ने से पृथ्वी की। तो अगर 17 गुना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए तो अब यहां तो 17 गुना तेजी से बढ़ेगी, अगर पृथ्वी रुक जाए फिर क्या होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो उसका यानी कि उस घूर्णन गति ना करे यानी कि कोणीय वेग 0 हो गया उसका, पृथ्वी अपने घूर्णन गति ना करे तो क्या होगा। अब यहां पर जो डायामीटर है, जो व्यास है इसका विषुवत रेखा पर यहां ज्यादा है और पोल्स पे कम है। यदि घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर क्या कंडीशन है, जब पृथ्वी अपनी स्थिति से घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर किसी भी व्यक्ति का भार ज्यादा होगा और ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर कम होगा, मिनिमम होगा या शून्य होगा। तो बात वही है यानी कि रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति और गुरुत्व त्वरण जी, यानी कि गुरुत्व त्वरण जी अगर बढ़ रहा है तो गुरुत्व त्वरण घट रहा है, अगर घूर्णन गति घट रहा है तो गुरुत्व त्वरण बढ़ रहा है। यानी कि अगर ये बंद कर दे या घूमना बंद कर दे तो यहाँ विषुवत रेखा पर क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हाँ अभी ये तो सवाल लाएंगे भाई। फ्रेंड्स मेरा इतना तजुर्बा है कि सवाल रटे पड़े हैं, कौन सा सवाल कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम एक सीरीज और चला रखी है हमने, जो हम कराते हैं उनसे रिलेटेड 15, 20 या 30 क्वेश्चन हम जरूर डालते हैं, उन्हें जरूर देखें। अगर आप कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर निकालें। क्यों? क्योंकि तजुर्बा एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, सवाल होने की कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं भाई। अब देख लो कोई चांस नहीं गलत होने का, सही होगा। अगर आप उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन आंसर काटते हैं तो हमारी सीरीज है उसे देखे जरूर आप।
अब जानते हैं द्रव्यमान भार तथा गुरुत्व त्वरण के उदाहरण। मास, वेट तथा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण के उदाहरण। मान लिया ये कोई लोहे की गेंद है, ये लोहे की गेंद है और ये लकड़ी की गेंद है। यदि ये ऊपर से गिराई जाती है तो साफ सीधी बात है कि भाई लोहे की गेंद तो अपने आप ही नीचे आ जाएगी लकड़ी की गेंद से, यानी कि लोहे की गेंद तो पहले आ जाएगी और लकड़ी की गेंद बाद में आ जाएगी। अगर ये असमान यानी कि लोहे की गेंद तो छोटी है और लकड़ी की गेंद बड़ी है तो क्या होगा, तो लोहे की गेंद में ज़्यादा वजन होगा तो भी ये जल्दी आ जाएगी और ये धीरे से आएगी। लेकिन यदि तीसरी कंडीशन, लेकिन यदि निर्वात में, वैक्यूम में, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में, जिसे निर्वात कहते हैं, उसमें अगर ये लोहे की गेंद तथा ये लकड़ी की गेंद दोनों को गिराया जाए तो पृथ्वी तल पर दोनों एक समान रूप से पहुंचेगी। दोनों तीनों सवाल पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं कि वायु की अनुपस्थिति में एक लकड़ी की गेंद, एक लकड़ी की बॉल तथा एक लोहे की गेंद को वैक्यूम यानी कि निर्वात में वायु की अनुपस्थिति में गिराया जाता है तो कौन सी गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद पहले पहुंचेगी, लोहे की गेंद, या दोनों एक समान रूप से पहुंचेगी? तो दोनों वायु की अनुपस्थिति। जब वायु नहीं होने की तो फिर, जब ग्रेविटी नहीं होने की, वायु नहीं होने की, तो क्या दिक्कत है फिर? यहाँ दोनों, चाहे लोहे की गेंद हो चाहे पहाड़ हो, दोनों एक समान ही पहुंचेगी फिर। इसी प्रकार समान द्रव्यमान या समान द्रव्यमान या भार या उसके, ये दोनों लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लेकिन निर्वात यानी कि वायु की अनुपस्थिति आप याद रखें। तो फ्रेंड्स ये हो गई ग्रेविटी, एक नंबर जरूर आता है ग्रेविटी से। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो जरूर करें, लाइक भी करें। जय हिंद।